वोट पे आ जाऊंगा, सरकार का सत्र नहीं चलने दूंगा, उनके किसी भी कार्यप्रणाली को नहीं होने दूंगा। अगर जो कुछ होगा तो सबसे पहले इन जमाकर्ताओं का भुगतान होगा, तब इनका अगला कार्यक्रम कुछ होगा, वरना हम सारे कामों को इनको रोक लगा देंगे। पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार तिवारी और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पब्लिक हेल्प यूपी पे। इस समय हम देवरिया के सिंचाई डाक बंगला पे मौजूद हैं, जहां पे तमाम सहारा इंडिया, PACL, एल्केमिस्ट और तमाम कंपनियों के भुगतान को लेकर के आज एक आवश्यक बैठक जो है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव हैदर अली जी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि जिलाधिकारी से मिल करके ज्ञापन दिया गया ताकि लोगों का भुगतान सुनिश्चित हो सके। एक कानून है बर्ड्स एक्ट 2019 और PID एक्ट 2016 उत्तर प्रदेश, जिसके तहत हर जनपदों में आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं आज हैदर जी से हमारी मुलाकात हुई है, जहां पे इनका ये कहना है कि जनपदों में जो चिट फंड कंपनियों के खिलाफ आवेदन जो स्वीकार किए जा रहे हैं बर्ड्स एक्ट के तहत, वही शासन और प्रशासन की मंशा स्पष्ट नहीं दिख रही है ताकि निवेशकों का भुगतान समय से हो सके। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या हो रहा है इस गवर्नमेंट में। क्या लगता है कि जिस तरह से अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि सहारा इंडिया क्रेडिट सोसाइटी का भुगतान 4 से 5 महीने के अंदर में हो जाएगा और CRC इसका भुगतान प्रक्रिया शुरू कराएगा, तो अभी तक जो है कि बर्ड्स एक्ट के तहत हर जनपदों में तो फॉर्म लिए जा रहे थे, लेकिन सहारा से क्रेडिट सोसाइटी का भुगतान हो सके उसके लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेशन ने कहीं अपना पोर्टल जारी नहीं किया, जहां पे सहारा में फंसे क्रेडिट सोसाइटी के निवेशक अपना ऑनलाइन कर सके। तो मैं जानने का प्रयास करता हूं हैदर जी, मैं जानने का प्रयास करता हूं कि आज जो ये बैठक हुई थी, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी सर, सबसे पहले आपके चैनल को मेरा धन्यवाद है और आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता जनार्दन को, शासन प्रशासन को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि ये बैठक मुख्यतः हमारी जो हुई है 10 तारीख को मैंने DM महोदय से मिला भी था और उनसे बात किया था कि ज़िला पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, काउंटर 1 चल रहे हैं और इस एक काउंटर चलाने से ये फार्म ऑनलाइन नहीं हो पा रही हैं, जो सरकार के मंशा के अनुरूप नहीं है। लेकिन जिला प्रशासन हमसे बतला रहा है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, इसलिए चीज़ हो नहीं पा रही है। और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इसमें चाहे वो शासन हो या जो हमारी सरकारें हैं, उनकी नीयत हमको साफ़ सुथरी नहीं लग रही है महोदय। जैसे आज से मान लीजिए कि मार्च में हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था कि 4 महीने से 6 महीने के अंदर सबका भुगतान हो जाएगा। सहारा के, मुख्यतः सहारा के कोऑपरेटिव कंपनियों की बात की गई थी, लेकिन आज तक अभी उसका कहीं पोर्टल तक भी जारी नहीं किया गया है, जो अभी आपने इस चीज़ को खुद ही बतलाया है। आपको क्या लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट इस बात का इंतजार कर रही है कि लोकसभा का जो चुनाव है उसको देखते हुए इसको डिले किया जा रहा है कि जैसे करीब आएगा तब जाके पोर्टल लॉन्च होगा? कहीं ऐसा तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है? देखिए, हो सकता है, इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राजनीति में सब कुछ संभव है। राजनीति में सब कुछ संभव है और हमको लगता है कि इसको चुनावी मुद्दा बना करके 15 अगस्त को हो सकता है कि इसका जो जोरदार तरीके से उद्घोषण किया जाएगा कि सारे लोगों का भुगतान किया जाएगा, पोर्टल जारी होगा, हेन तेन होगा। और जनता तो हमारी बहुत भोली भाली है ना, तो थोड़ी सी में लालच में भूल जाती है। इनके लिए तो मुर्गा पाउची बहुत ज़्यादा है, भुगतान तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, कि जो ये हर जनपद में बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत जो फॉर्म आवेदन जो स्वीकार किए जा रहे हैं, निवेदन जो लिए जा रहे हैं जमाकर्ताओं से, क्या आपको लगता है कि जिस संख्या में भीड़ देखी जा रही है कि लाखों लाख से भीड़ को देख के लगता है कि जिस भी जनपद में फॉर्म जमा किए जा रहे हैं बर्ड्स एक्ट के तहत, लाखों की भीड़ वहाँ रह रही है, लेकिन अभी जो साइट खोल के देखा जा रहा है तो 1 लाख के पार भी जो है वहाँ पे ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है और उसमें सिर्फ दिखा रहा है कि सिर्फ 2 लोगों का निस्तारण किया गया, जबकि जो 2 लोगों का निस्तारण किया गया उनको भी जो है कि भुगतान नहीं मिल पाया है। तो ये निस्तारण किस तरह का है? क्या लगता है कि इस कानून के तहत सारे लोगों का भुगतान हो जाएगा जिस तरह से सरकार की मंशा दिख रही है? देखिए, सरकार ने कानून तो बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन अब सवाल उठता है कि ये सरकार अब उसको किस एंगल से उसको ले रही है।
हमको लगता नहीं है कि जितना सुंदर कानून बनाया गया है उतना सुंदर इनका नियत रहा हो, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। फार्म की जहाँ तक बात है, मैं प्रॉपर देवरिया की बात तो अगर जो करूँ तो 1 जून को यहाँ से काउंटर शुरू हुआ है और अभी तक 10 तारीख तक 2 लाख से ऊपर फार्म यहाँ पर जमा हो चुके थे। 1100 के लगभग ही ऑनलाइन हो पाए हैं। तो अगर जो ये ऑनलाइन नहीं हो पाते हैं तो फिर सरकार की जो मंशा है वो पूरा नहीं हो पाएगी। तो प्रश्न चिन्ह लगता है कहीं न कहीं से कि अगर 2 लाख से ऊपर फॉर्म जमा हुए हैं और सिर्फ 500 लोगों का ही ऑनलाइन रजिस्टर हो पाया है, तो मुझे लगता है बाकी जो फॉर्म है उसको कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाएगा। देखिए, ऐसे जैसे 10 जनवरी को मैंने यहाँ पर करीब 4,500-5,000 आवेदन दिया, आज तक उस आवेदन का पता नहीं चल पाया कि वो आवेदन कहाँ गए हैं। अगर जो ऑनलाइन की बात किया जाए तो पूरे यूपी से लगभग इस समय करीब 70 जिलों में फार्म लिए जा रहे हैं। अगर जो उन फार्म को ऑनलाइन कर दिया जाए तो आज हिंदुस्तान की स्थिति जो है वो कई करोड़ फार्म हो जाएंगे। लेकिन आज जो यूपी पोर्टल जो दिखा रहा है, PID पोर्टल जो दिखा रहा है, उसमें मात्र करीब 84 से 85 हज़ार फार्म ही ऑनलाइन हो पाए हैं। तो ये इससे ऐसे नहीं लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इसके प्रति जागरूक हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये दिखावा हो सकता है और चुनावी समीकरण इसको तैयार किया जा सकता है। अच्छा, संगठन के माध्यम से आपके जो आंदोलन हर जनपद में हो रहे हैं, और एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर इस पे सरकार की मंशा साफ नहीं है, शासन प्रशासन इस पे अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं लाती है, तो क्या संगठन इस पे अगला एक्शन लेने वाला है? देखिए, अगला एक्शन हमारा जो है 31 जुलाई को मेरा कार्यक्रम दिल्ली में है, रामलीला मैदान में, और संगठन का पूरा प्रयास है कि रामलीला मैदान का उस दिन नाम रख करके हम भुगतान मैदान रख देंगे। और अगर जो सरकार उस दिन अगर जो घोषणा नहीं करती है, हम लोग पूरी तरह से उम्मीद रखते हैं कि सरकार को बुलाया गया है, सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। अगर जो 31 तारीख को कुछ अच्छा संदेश ये दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगला कार्यक्रम मेरा 2 तारीख को फिर वही रामलीला मैदान होगा और उस दिन मेरा घोषणा हो जाएगा कि जैसे हमारी सरकार कहती है कि न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन मेरा अगला कार्यक्रम होगा कि न हम सोएंगे न सरकार को सोने देंगे और सत्याग्रह की बात रोड पे आ जाऊंगा, सरकार का सत्र नहीं चलने दूंगा, उनके किसी भी कार्यप्रणाली को नहीं होने दूंगा। अगर जो कुछ होगा तो सबसे पहले इन जमाकर्ताओं का भुगतान होगा, तब इनका अगला कार्यक्रम कुछ होगा, वरना हम सारे कामों को इनको रोक लगा देंगे। पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जैसे आप देख रहे हैं कि तमाम जो भी पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, बसपा है, या अदर जो भी पार्टियां, कांग्रेस है, बीजेपी है, आखिर ऐसा क्या वजह है कि चीट फंड कंपनियों के ऊपर नकेल कसने में वो असमर्थ है और इनके खिलाफ आवाज़ जो है इनके द्वारा नहीं उठाया जा रहा है? कोई बयानबाजी नहीं आ रही है कि इन चिट फंड कंपनियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि अभी हालिया में ही हरियाणा के हाईकोर्ट ने जिस तरह से ये आदेश पारित किया है कि सहारा के क्रेडिट सोसाइटी के अंतर्गत जितने FIR दर्ज हुए हैं उनको वापस ले लिया जाएगा, वो निष्प्रभावित कर दिए जाएंगे। जबकि सहारा के अंदर तमाम सोसाइटी बना करके, जैसे क्यूसाप हो गया और भी एग्रीकल्चरल का कुछ स्कीम था, तमाम स्कीमें थी, उस स्कीम के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। आखिर क्यूसाप का भुगतान जो है, बहुत सारे लोगों का क्यूसाप के अंतर्गत पैसा फंसा हुआ है, उसका भुगतान कैसे हो पाएगा? ये कोई स्पष्टीकरण जो है नहीं आ पा रहा है, न तो सहारा दे पा रहा है और न ही अधिकारी दे पा रहा है। क्या आपको लगता है कि एक FIR जो है क्यूसाप स्कीम को लेकर के भी होने चाहिए कंपनी के ऊपर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चूंकि हम लोग कानून से तो बहुत जुड़े लोग रहे हैं, हम लोग तो सामान्यतः लोग रहे हैं, अभिकर्ता के रूप में काम किए, फिर अब आ करके अब इन समाज के लिए काम करना पड़ रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है कि ये जो भी आपने सवाल पूछा कि अन्य भी राजनीतिक दल इस बात को ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, तो उसके पीछे जहाँ तक मेरा मानना है कि वही लोग जो कंपनियां आज चला रहे हैं वही लोग सरकार में हैं, कोई राज्यसभा सदस्य, कोई लोकसभा सदस्य, कोई विधानसभा सदस्य, और वो सारे पार्टियों में हैं, और उन्हीं लोगों के द्वारा पार्टियों को तमाम सारे लाभ जाते हैं, आर्थिक लाभ जाते हैं, इसलिए वो लोग उनके खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन हमारा संगठन कह रहा है कि जो अधिकार आपको देता है इन पार्टियों को मजबूत करने के लिए, सरकार बनाने के लिए जो अधिकार वर्ग आपको देता है, उन वर्ग की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और हमारा वर्ग क्या है कि अगर जो भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। जब हम मतदान नहीं करेंगे तो चाहे दुनिया का जितना भी वो अपने आप को प्रबुद्ध शासक समझ रहा हो, वो रोड पर आकर के हमारे जैसे चिल्लाएगा। और निश्चित तौर से इन बेईमानों के लिए एक ही चीज है कि जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। और इसी से यही मेरी पूंजी है, यही मेरी पूंजी है और यही मेरी पूंजी भी है। इसी से हम सरकार को सीधा कर पाएंगे और अपनी बात इनसे मनवा पाएंगे।
तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि एक तौर से सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि लोकसभा का जो चुनाव है उस चुनाव को देखते हुए कहीं न कहीं सरकार जो है भुगतान की प्रणाली को डिले की हुई है। ये आरोप है सभी लोगों का, नहीं तो अभी तक सीआरसी के द्वारा पोर्टल जारी कर दिया गया होता और जिस भी जनपद में बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत फार्म स्वीकार किए जा रहे हैं वो उस कानून के तहत कंपनियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए अभी तक भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई होती। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल पब्लिक हेल्प यूपी आप सभी चिट फंड कंपनियों में फंसे निवेशकों के पक्ष में हमेशा आवाज़ उठाता रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।